बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात में शामिल, बहरिया टाउन के मालिक। यानी बहरिया टाउन आप ये सोचिए कि पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है, इसके अलावा पूरी दुनिया के बड़े प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जाता है। मलिक रियाज सिर्फ एक कारोबारी शख्सियत नहीं है, बल्कि सियासी तौर पर भी बहुत ज़्यादा असर रसूख रखते हैं। नून लीग हो, शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब, ये सारा ख़ानदान हो, या पीपल्स पार्टी हो, जरदारी साहब हो, इन दोनों ख़ानदानों से क़ुर्बतें, पार्टियों से क़ुर्बतें अपनी जगह, लेकिन डील्स में भी इनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहा है। और फिर एक तो तारीख़ है, उसमें डिटेल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन ख़बर यह है कि मलिक रियाज साहब ने बड़ी ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल की है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, अंग्रेज़ी में भी उर्दू में भी, जिसमें वो कह रहे हैं ओवर माई डेड बॉडी, कि ये काम जो मुझे कहा जा रहा है ये तो मैं मर सकता हूं लेकिन नहीं कर सकता। अब ये मामला है, नज़र आता है अल-कादिर ट्रस्ट का, कि जी जो अल-कादिर ट्रस्ट है जिसमें अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जदीद यानी आप समझें कि जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक दीनी तालीम के काम के लिए इमरान खान साहब ने ये बनाई, उसका केस इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहा है। इसको 190 मिलियन पाउंड का कहते हैं। वो 190 मिलियन पाउंड का असल में मसला ये है, मामला ये है कि जी ये मलिक रियाज साहब पर जो जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो सिंध में, कराची में उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया, सरकारी ज़मीन वहाँ पर उन्होंने औने पौने दामों ले ली और उसके बदले में जो ज़मीन दी वो किसी काबिल नहीं थी। तो ये सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, तो वहाँ पर जुर्माना किया गया कुछ 460-62 अरब रुपए का। तो उसमें एडजस्ट करने के लिए जो बरतानिया में इनका मुआहदा हुआ था मलिक रियाज का, तो उसमें वो पैसे लाए गए। तो अब उसको इस खाते में डाला जाता है कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ ये है कि जी उन्होंने बतौर रिश्वत ये सहूलत उनको दी मलिक रियाज को कि वो ले आए, और ये अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है, जो ट्रस्ट की ज़मीन है जिस पे यूनिवर्सिटी बनी है, वो इमरान खान साहब ने बतौर रिश्वत हासिल की। ये सारा केस है जी बेसिकली। अब उसमें गवाह मलिक रियाज लाजमी होंगे तो केस आगे चल सकेगा। कुछ दिन से खबरें गर्म थी कि जी इसमें जुल्फी बुखारी का नाम है, दीगर लोगों का नाम है, उन पर अब उनके ख़ानदान के ज़रिए दबाव डाला जाएगा, उनके ख़ानदान के लोगों को उठाया जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है, केसेस बनाए जा सकते हैं, और फिर जुल्फी बुखारी को मजबूर किया जाएगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो गवाह बने। अब जुल्फी बुखारी ने कहा जी उनके ख़ानदान में महफूज है और कुछ भी हो जाए वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह नहीं बनेंगे। अब इस तनाजुर में आपने ये जो खबर है उसको सुनना है, समझना है, देखना है। अब मलिक रियाज साहब क्या लिख रहे हैं, वो कहते हैं, अब ये बड़ा सोच समझ के, अंग्रेज़ी में भी उर्दू में भी उन्होंने पता नहीं कितनी बार सोचा होगा, लेकिन इतने सोचने के बावजूद इतने सख्त अल्फाज, इतना सख्त लहजा, तो सोचेंगे क्या हो रहा है। मलिक रियाज साहब लिख रहे हैं जी, मलिक रियाज हुसैन, मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने उसूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है कि मैं किसी भी मामले में सियासी फ़रीक ना बनूँ। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया है। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ओवर माई डेड बॉडी, अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करेगा और मुझे सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। ये उन्होंने अंग्रेज़ी में भी ट्वीट किया है। इस पर हम कोशिश करेंगे तफसील से अगली वीडियो में बात, क्योंकि हमने भी अली मीन गंडापुर की जो ये अचानक तेज़ियाँ हैं और रातों रात ये क्या हो गया है, क्या हलचल मच गई है कि आर्मी चीफ से मुलाकात होती है और 2 दफ़ा वो कहते हैं जी मेरी उनसे बात हुई है, और उसके बाद जनाब फिर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात होती है, और उसके बाद सीधा अगली बड़ी खबर बनती है कि अली मीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे हैं जेल, अडयाला जेल, और इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सारा क्या किस्सा है, इस पर हमने ज़रा बात करनी है। मगर मुख्तसरन मैं अब मलिक रियाज साहब का आप चर्च कर दूँ कि ये जो अल-कादिर ट्रस्ट केस और बाहर से जनाब रकम आई, NCA के साथ मुआहदा हुआ, तो कि जी वो बंद लिफाफा था, उसमें शहजाद अकबर का जिक्र किया जाता है, वो मशकूक ट्रांजैक्शन का मामला था कि जी ये 190 मिलियन पाउंड जो है ये मशकूक ट्रांजैक्शन है। नेशनल क्राइम एजेंसी कह रही है कि ये आप किस तरह लेकर आए हैं, ये कोई क्राइम प्रोसीड तो नहीं है, ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है।
तो इन्होंने उनसे वादा कर लिया कि जी या तो आपको साबित करना होगा, आप साबित करेंगे तो फिर हमें जुर्माना होगा, और अगर आप साबित ना कर सके तो फिर हमें आपको हर्जाना अदा करना पड़ेगा। तो इसी स्टेज पर, ये बरतानिया में उसूल है, वहाँ कानून में इसकी गुंजाइश है कि आप इसी स्टेज पर हम मुआहिदा कर लेते हैं, ये रकम जनाब आपको लगता है मशकूक है, ठीक है मैं ले जाता हूँ वापस, तो मेरे खिलाफ कोई फिर चार्जेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। तो ये मुआहिदा तय आ गया। फिर एनसीए का, यानी बरतानिया की एजेंसी का कहना था कि इसको सीक्रेट रखा जाएगा, ये बताया नहीं जाएगा कहीं भी, इस मुआहिदे की डिटेल्स वगैरह ये सब। इसलिए काबीना में इस तरह से पेश किया गया था और उसको कहा जी बंद लिफाफा है, और इस तरह से उसकी मंजूरी ले ली गई और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए। इमरान खान की ज़ात पर एक पैसा भी नहीं गया, और ना ही अल-कादिर ट्रस्ट को वो किसी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उस यूनिवर्सिटी को। तो बहरहाल वो ज़मीन जो थी वो मलिक रियाज ने दी थी यूनिवर्सिटी की। लेकिन अगर ये किस्सा खुलेगा 190 मिलियन पाउंड का, तो मैं आपको दिलचस्प एक बात बता रहा हूँ कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के तो बिल्कुल करीब नहीं माने जाते। ना इमरान खान साहब उनके करीब हैं, ना मलिक रियाज इमरान खान के करीब हैं। हाँ, अलबत्ता शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के बहुत करीब हैं। इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान डील्स करवाने में मलिक रियाज साहब रहे हैं, उसकी वीडियोज़ और उसकी तस्वीर मौजूद हैं, और ये तो दोस्त माने जाते हैं इन सब के, ये तो सबको पता है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि पनामा जब आया था तो उससे यानी पनामा आने से चंद दिन पहले, जब यानी ईमेल्स साथियों की जाने लग गई थी शरीफ ख़ानदान को, दीगर लोगों को जिनके पनामा में नाम थे कि जी ये देखें हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक इदारा था, जर्नलिस्ट बॉडी थी। तो उन्होंने फिर इनको ईमेल, ज़ाहिर जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, साफ़ी इक़दार का है कि भई आपने उससे पूछना है कि ये चीज़ें आपकी आई हैं, आप इस बारे में क्या जवाब देते हैं। जब शरीफ ख़ानदान तक वो पहुंची कि ओहो ये तो सारी डिटेल आ गई है, फौरी तौर पर उन्होंने फिर वो फ्लैट बेचे। वो फ्लैट नहीं थे, वो महल्लात थे, जो अंदर ही अंदर फ्लैट तोड़ तोड़ के सारे इकट्ठे किए गए थे, और पता नहीं अंदर क्या कुछ था, स्विमिंग पूल से लेकर पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी अंदर। वो अरबों रुपए का, अरब रुपए का था। तो उसको उससे भी कहीं ज़्यादा कीमत पर मलिक रियाज साहब के बेटे को बेचा, नवाज शरीफ साहब के बेटे ने। दोबारा सुनिएगा, नवाज शरीफ साहब के बेटे मलिक रियाज के बेटे को वो महल्लात जो है, वो महल नुमा फ्लैट जो है वो बेच देते हैं पनामा आने से चंद दिन पहले गए। इससे तो जान छूटेगी जी ये तो हमने बेच दिया हुआ है। तो ये जब कहानी वहाँ जाएगी तो 190 मिलियन पाउंड वहाँ कैसे पहुँचे, किस लिए पहुँचे, उससे क्या क्या किया गया, उसमें वो भी आएगा, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं करते। इसीलिए आज तक नून लीग या पीपल्स पार्टी ये कहेगी एक प्रॉपर्टी टाइकून, मलिक रियाज साहब का नाम भी नहीं लेते, वरना जितने वो करीब हैं शरीफ ख़ानदान और नवाज शरीफ हों या जरदारी ख़ानदान हो, तो उनकी तो बड़ी दुश्मनी इमरान खान से है, तो वो तो उनके खिलाफ कब के वादा गवाह बन जाते। लेकिन फिर राज बहुत से हैं, तो एक दफ़ा वो गवाह बन गए तो मलिक रियाज साहब के साथ तो बहुत से लोग, बहुत सी डील्स, बहुत से मामलात हैं, तो फिर कोई इतबार नहीं करेगा, फिर सारी सब चीज़ें खुल जाएंगी। ये असल कहानी है। अच्छा जनाब, वक्त बहुत ले लिया क्योंकि ये बड़ी अहम खबर थी, इस पर हो सका तो अगली वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। अब सुनिए कि अली मीन गंडापुर का क्या मामला है। देखिए, हो ये रहा है, खबर तो ये सबके सामने आई कि जी पूछा गया कि इमरान खान की बात हुई आपसे, जो SIFC के इजलास में अली मीन गंडापुर गए हैं। अली मीन गंडापुर को पहले बुलाया नहीं गया था और फिर बुला लिया गया SIFC के इजलास में, और SIFC इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर बॉडी समझी जाती है। कोई काबीना, कोई पार्लियामेंट, कुछ भी इससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है SIFC से, तो इसके खिलाफ कोई बात या कुछ भी नहीं बर्दाश्त हो सकता। तो SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसमें गंडापुर साहब को बुलाया जाता है। उसके बाद गंडापुर साहब बात करते हैं और SIFC के खिलाफ बात कर देते हैं। कहते हैं जी SIFC में क्या होना है, हमारे पास इमरान खान का विजन है, मुझे मौका दें बतौर हम एक वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा के या गवर्नमेंट के, हम इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए, SIFC बॉडी में आर्मी चीफ भी हिस्सा है उसका। खैर, अच्छा, फिर कहते हैं जी मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं, 2 दफ़ा बात हुई आर्मी चीफ से, लेकिन ये माहौल नहीं था यहाँ पर इमरान खान की बात करने का। तो वैसे भी तो बातचीत चल ही रही है, ये सुनिएगा, बातचीत तो वैसे भी चल रही है इमरान खान के हवाले से, वो और सतह पर चल रही है। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, उनसे मुलाकात होती है। फिर जनाब अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। ये सारा कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर ये क्या हो गया, क्या वजह है? अब ये तो खबर है, अब आ जाते हैं तज्जिए पर, क्योंकि अब इसके साथ जोड़ा जा रहा है जी इमरान खान की रिहाई क्या हो सकती है, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी मैंने तो कहा था मई का, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, अभी मई भी ख़त्म नहीं हुआ। कुछ और लोग कहते हैं जी हमने तो मई जून का कहा था। केसेस आपके सामने हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, सारे केसेस फारिग हैं। आगे 28-29 तारीख बड़ी अहम है, कहीं इद्दत केस का फ़ैसला सुनाया जाना है, वो महफूज हो चुका है, कहीं साइफ़र की आखिरी तारीख है, उस पर फाइनल आर्गूमेंट्स करके उन्होंने कहा जी हमने फ़ैसला सुना देना है। तो केसेस तो सारे ख़त्म हो रहे हैं, तो अब क्या होगा? इसमें जनाब बड़ी दिलचस्प बात है, जो अहम तरीन लोग हैं, जो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, वो इस पर बात ये करते हैं कि देखिए बात बड़ी अहम है, लेकिन बड़ी सादा भी एक तरह से,
कि एक वक्त पर दो महाज नहीं हो सकते, दो महाज नहीं खोले जा सकते। एक तरफ जुडिशरी है, अदलिया है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इमरान खान है। अब जुडिशरी तो पीछे हट नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि 1 साल से ही हो रहा है। जब आप बेडरूम्स तक चले जाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, रिश्तेदारों को उठाएंगे और उनको करंट लगा रहे हैं, उनको तशद्दुद कर रहे हैं, तो जुडिशरी क्या करेगी? उनकी बका का मसला बन गया है। और ये भी खबर असनाद मलिक साहब ने दी है कि 10 मई 2023, 1 साल पहले 7 जजेस, 6 नहीं 7 जजेस ने खत लिखा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को कि जी ये मुदाखलत हो रही है। और असनाद मलिक साहब स्पाई एजेंसी का लफ्ज़ लिख रहे हैं, तो उनकी तरफ से मुदाखलत हो रही है, दबाव आ रहा है, इन्फ्लुएंस आ रहा है और धमकाना, ये वो सब कुछ चल रहा है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करें आप चीफ जस्टिस साहब, ये आप काम करें और तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। जो काजी फैज साहब कहते हैं ना जी कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की, यही कर सकते थे, ये क्या बात हुई, खत लिख रहे हैं, फलां लिख रहे हैं, तो वो कर चुके थे 1 साल पहले। तो अब वो 1 साल से जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो अब पीछे कैसे हटेंगे? अच्छा, अब वो जुडिशरी जहां खड़ी है तो मसला क्या हुआ कि जी दबाव आ रहा है कि जी इमरान खान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देने आपने। अब वो जब दबाव गया और ये सारा कुछ हुआ, अगर चंद जजेस नहीं माने तो ये सारा कुछ होने लग गया। अब उन्होंने खत लिख दिया। अब कुछ भी होता है तो उसका तो रिएक्शन ज़्यादा आता है। अब आप देख लीजिए कि जस्टिस कियानी साहब, मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने फलां भी आ जाए, फलां भी आ जाए, वो जी सेक्टर कमांडर ISI, सेक्टर कमांडर MI, IB का डायरेक्टर आ जाए जी, सेक्रेटरी दिफा आ जाए, सेक्रेटरी दाखिला आ जाए, और लाइव चलेगा, लाइव प्रोसीडिंग्स चलाएंगे आप। तो ये कितना बड़ा एक इशू बन गया। तो वो तो उल्टा रिएक्शन आ रहा है। तो अब जुडिशरी तो मसला ये आ गया कि दबाव में वाला मामला तो गया। अब एक ही हल बचता है, और दो टकराव, दो महाज हो नहीं सकते। अब अगर तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय कर लेते हैं तो फिर मसला इसलिए हल हो जाएगा कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ आप मसला हल नहीं करते और जुडिशरी की तरफ दबाव रखते हैं कि नहीं आपने रिलीफ नहीं देना, तो जुडिशरी रिलीफ भी देगी और लड़ाई भी चलती रहेगी। और अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ मसला हल कर लेते हैं तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि अगर नहीं करते तो जुडिशरी से तो वैसे रिलीफ मिल जाना है, वो मामला खत्म हो जाने हैं, तो फिर क्या हासिल होगा? कंसंट्रेशन भी रहेगी और तहरीक इंसाफ या इमरान खान सब की रिहाई भी हो जाएगी, वो भी मामला गया। तो इससे पहले कि वो सारा हो तो यहाँ पर मसला हल कर लिया जाए। और राणा सनाउल्लाह साहब के बकौल जी इसका आगाज़ कर दिया गया है, वो भी आप देख लीजिए। तो तहरीक इंसाफ क्या चाहती है कि जी इमरान खान की रिहाई की जाए, उनका नंबर 1 मुतालबा ये है। फिर साथ ये कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शंस की माने जाएँ, लोगों को रिहा किया जाए, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी जो है वो करवाई जाए, ये उनके मुतालबात हैं। लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो इमरान खान का मामला है। तो बाकी चीज़ें आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो लिहाजा इसलिए अब ये मुलाकातें, पैगामात, अली बिन गंडापुर इधर उधर, और फिर आपने देख लिया कि अब क्या मुल्क मुतहमिल हो सकता है कि जो IMF की शराइत हैं 18% हर चीज़ पर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स, सब पर, कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो सिवाय चंद कोई 1-2 जिस तरह होता है, चंद चीज़ें जो बुनियादी खुराक है उस किस्म की चीज़ें, बाकी खाने पीने की चीज़ों पर भी होगा। तो वो क्या कौम बर्दाश्त कर सकेगी? बिजली, गैस, पेट्रोल, इसका तो आप हिसाब ही छोड़ देना। तो वो तो ज़िंदा रहने के लिए मसला बन जाना है लोगों के लिए। फिर जो आज़ाद कश्मीर में हुआ और उसका आपने देख लिया कि एक रीप्ले और हो सकता है, और ट्रेलर आपने देख लिया पेशावर में पेस्को के दफ्तर पर जिस तरह लोग गए हैं। तो ये अब मामला क्या बर्दाश्त कर सकेगी हुकूमत जो इस तरह से फैल जाएगा? आज़ाद कश्मीर में ये देखिएगा कि लोगों के मुतालबात मानने पड़ गए, बिजली सस्ती करने का भी, और यानी 3 रुपये तक शायद यूनिट वहाँ पर लाना पड़ा है, और इसी तरह से गंदम वाला मामला भी। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में लोग निकल आए, तो वो आबादी तो कई करोड़ है। फिर बलूचिस्तान है, फिर पंजाब भी है, फिर सिंध भी है, कहाँ जाके सिलसिला रुकेगा? तो ये एक कहीं डोमिनोज इफेक्ट ना हो जाए कि एक चीज़ गिरती है और फिर वो गिरते 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 आगे मामला चला जाए। तो इन मुलाकातों को, ये इस भाग दौड़ को आप उस तनाजुर में ज़रूर देखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।